बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन, मैं हूं आसिफ खान। आज भी हम बात तो करेंगे क्रिकेट पर। हमारा शो का जो बड़ा हिस्सा होगा वो क्रिकेट पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान टीम, विमेन टीम तो पहुंची हुई है इंग्लैंड में, और उसके अलावा मेंस टीम पहुंची है आयरलैंड में, डबलिन में। तो उनके मुकाबले जो होंगे, इंग्लैंड से खेलेगी, आयरलैंड से खेलेगी, उसके अलावा फिर वर्ल्ड कप के लिए टीम जाएगी। तो उस पर मेरा पैनल बड़ा भरपूर है, उससे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा। तौसीफ़ अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर होने के साथ साथ साबिक सिलेक्टर भी हैं, वो भी मौजूद होंगे। जाफ़र हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं काफ़ी अरसे से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ अच्छी खबर से मैं आगाज़ करूं प्रोग्राम का। तो जुजित्सु एक खेल है, मार्शल आर्ट का की एक किस्म है। उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अबू धाबी में होने वाली एशियन जुजित्सु चैम्पियनशिप में बड़ा अच्छा कारनामे अंजाम दिए और 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज़ मेडल लेने में कामयाब हुई पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनमें मोहम्मद यूसुफ अली साहब और उमर यासीन साहब, इन्होंने काज़ाकिस्तान के प्लेयर्स को शिकस्त दी और 2 हासिल किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने जो कैटेगरी थी इनकी, वो अंडर 18 डू क्लासिक कैटेगरी में इन्होंने मुकाबले किए थे। तो ये रहा। उसके अलावा ख़वातीन की जो कैटेगरी है, सीनियर वुमेन कैटेगरी, उसमें इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने 2 ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किए। और उन्होंने 2 ब्रॉन्ज़ मेडल जो लिए, एक तो 2 शो इवेंट है और एक 2 क्लासिक इवेंट है। तो ये थी इनकी कामयाबी की कहानी। लेकिन इससे बड़ी कहानी मैं आपको बताने चला हूँ कि पाकिस्तान ने फंड्स नहीं है पाकिस्तान के पास। आपको पता है पाकिस्तान ने सिर्फ बहुत छोटा दस्ता अपना भेजा था, 5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल, और ये छोटा तरीन दस्ता था, यानी मुख्तसर तरीन दस्ता था। काज़ाकिस्तान को आप ले लें, 250 प्लेयर्स तो काज़ाकिस्तान ने भेजे, उज़्बेकिस्तान ने 130 प्लेयर भेजे, इंडिया ने 73 प्लेयर्स भेजे। तो ये पूरा जो इवेंट था, इसमें 1500 एथलीट्स थे और 30 ममालिक इसमें शरीक थे। जो पाकिस्तान को कामयाबी मुबारक हो। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किए। तो ये थी जुजित्सु से खबर अच्छी। और एक और ख़बर हमारे पास है, वो है बैंकॉक से आई। बैंकॉक में 39वां सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट हुआ, जो हर साल होता है और काफ़ी तवील अरसे से, 86 में ये शुरू हुआ था। मैं भी 2 बार यहाँ जा चुका हूँ। इस कवरेज के हवाले से आप न्यूज़ वन पे रिपोर्ट देख चुके हैं मुफस्सिल। तो बैंकॉक में ये इवेंट हुआ और इसमें पाकिस्तान के एक क्लब डेयर कराची ने इंडिया के क्लब कोलकाता क्रिकेट क्लब को शिकस्त दी फाइनल में, और इस टाइटल की हकदार बनी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में हराने के अलावा जिन टीम्स को शिकस्त दी थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो बांग्लादेश की टीम थी, उसके अलावा इंडिया को राउंड गेम्स में हराया, उसके अलावा मलेशिया के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, और सेमीफाइनल में भी इंडिया की ही एक टीम को हराया था। फाइनल में पहुंची और फाइनल के बाद पाकिस्तान की टीम कामयाब करार पाई। मिसबा खान इसके कप्तान हैं, सुहेल खान विकेट कीपर, फरीद शाह, जाकिर मलिक, वसीम अली और मोहम्मद अब्बास पर मुश्तमिल ये टीम थी। इसके हेड कोच अताउर रहमान और मैनेजर अशतर राना साहब, बल्कि अशतर रज़ा साहब, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, अशतर रज़ा साहब इस टीम के मैनेजर थे। तो ये अच्छी 2 खबरों के साथ मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसके बाद एक ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद आई सी यू विद तौसीफ़ अहमद एंड जाफ़र हुसैन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि मेरे साथ 2 गेस्ट होंगे और उनका तारुफ भी मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बता दूँ आपको। तौसीफ़ अहमद साहब पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली, वनडे क्रिकेट खेली, और बहुत बड़ा नाम है। टीम की सिलेक्शन के हवाले से भी ये मशहूर हैं। 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने जीती थी, उस टीम के ये सिलेक्टर थे। उसके बाद भी इस ज़िम्मेदारी पर ये काफ़ी अरसे रहे और भी मुख्तलिफ इन्होंने काम किए। कोचिंग अभी की, UAE में भी जाके कोचिंग की, और बहुत सारी इनकी जहतें हैं। उन सब पर हम बात करेंगे। तौसीफ़ अहमद साहब को खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ भाई, कैसे हैं? जी आसिफ भाई, वालेकुम सलाम। आपके साथ गेस्ट हैं वो, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। गेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ ब्रेक से पहले, सब जानते हैं। लेकिन जाफ़र हुसैन साहब मेरे साथ हैं, जियो न्यूज़ पाकिस्तान के टीवी चैनल के साथ ये वाबस्ता हैं। तकरीबन 22 बरस इनको हो चुके हैं इस टीवी चैनल में, और इनकी सहाफ़त का अरसा कुछ उससे थोड़ा सा तवील है, 25 के करीब इनको साल हो चुके हैं। दुनिया भर में इन्होंने क्रिकेट की कवरेज के हवाले से सफ़र भी किया, और मेरे ख्याल से शायद ये पाकिस्तान के, मुझे लगता है शायद उन चंद सहाफ़ियों में से एक हैं जिन्होंने एक कोना यानी न्यूजीलैंड और दूसरा कोना यानी वेस्ट इंडीज़ और इसके दरमियान आने वाले तमाम क्रिकेटिंग मुल्क में सफ़र किया और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा की। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र हुसैन साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ खान साहब, थैंक यू सो मच। ये मैंने ठीक कहा ना, आप चंद सहाफ़ियों में से एक हैं मेरे ख्याल से।
जी हाँ, असल में जिस दौर में हमने सहाफ़त शुरू की थी उस टाइम इतने सहाफ़त में कुछ लोग इतने ज़्यादा थे नहीं, बहुत चंद लोग थे जो कि क्रिकेट को कवर किया करते थे और सीधा-सीधा थे, उनमें आप भी बड़े अरे नहीं, नामवर अरे नहीं हैं यार, नहीं है। और फिर उसका सिलसिला चलता रहा माशाल्लाह। तो अब आपके सामने है कि अब 25 साल तो हो गए तकरीबन। चले जी, बहुत बहुत अच्छा रहा, आगे भी आपने मज़ीद काम करना है। तौसीफ़ अहमद साहब, आपसे शुरू करूँगा। 2017 में आपने टीम सेलेक्ट की, वो जीत गई। ये जो टीम सेलेक्ट हुई है अभी, गो के वर्ल्ड कप की टीम ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसके सीधा-सीधा अगर आपको कुछ कमी इसमें नज़र आती है, तो वो क्या है, अगर आप जल्दी से बता सकें? एक कमी का तो मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी, इसलिए कि देखिए ये हालांकि जैसी भी टीम है जो भी है, आपको टीम बनाना वैसे भी 15 की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। इसलिए कि आपके पास हैं प्लेयर तो नजर आ रहे हैं सामने सारे, बट 15 आप कैसे बनाएंगे वो देखना है। और जहाँ पे इवेंट हो रहा है उसको भी मद्देनजर सारा रखना पड़ेगा। पेस बॉलिंग आपके पास जो है वो है बैटरी। अब देखना ही है कि मेरे हिसाब से तो 4 फास्ट बॉलर बनते हैं, इसलिए कि जिन जगहों पे हम खेलेंगे वहाँ जो है तीन तीन ही फास्ट बॉलर खेल सकते हैं और बाकी स्पिनर्स का काम मुझे ज्यादा दिखाई देता है। तो उस लिहाज से अगर आप उंगलियों पे गिनेंगे तो कोई बहुत मुश्किलात हमें नजर आने वाली नहीं है। अब देखना ही है कि ये जो सीरीज अभी 2 हो रही हैं इसमें कौन परफॉर्म करता है। और एक चीज सबसे मेन ये है कि 3 प्लेयर जो आपके शामिल हुए हैं और ये शामिल जिनको किया गया है वो तो मेरे हिसाब से होंगे ही होंगे, जिसमें उस्मान की बात कर रहा हूं मैं, अम्माद वसीम और फास्ट बॉलर आमिर की। तो उसके बाद आप समझ लें 12 प्लेयर और होंगे, तो वो भी उंगलियों पे हम गिन लेंगे अगर होगा तो। चलें ठीक है, आप आपसे मैं सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ के, प्रोग्राम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो सवाल अगली दफ़ा जब मैं आपके पास आऊँगा तो ये पूछूंगा कि ये जो 3 प्लेयर्स का आपने नाम लिया, इनको जिस तरह से शामिल किया गया, आप अगर सिलेक्टर होते तो आपकी राय क्या होती? मैं आपको जवाब के लिए वक्त दे रहा हूँ। जाफ़र हुसैन साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो आयरलैंड में सीरीज़ हो रही है, फिर इंग्लैंड में सीरीज़ होगी, फिर यहाँ से वर्ल्ड कप की टीम बनेगी, कि जिस तरह से सेलेक्टर का जो बिहेवियर था, यूसुफ साहब थे, वहाब रियाज थे और रज़ाक थे, मतलब जिस तरह से इनका एटीट्यूड था, वो आपको मुनासिब लगा? कि जिस तरह से हंसी मजाक हो रहा है, भाई टीम सेलेक्ट कर रहे हो, वो सवाल उठा के किसी और को दे दिया, रज़ाक ने बात नहीं की, किसी और ने बात कर ली, मतलब बहुत बड़ा जोक। नो डाउट इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आसिफ खान साहब। असल में हमने जितने अरसे में भी ये चीज़ें देखी हैं, हमेशा एक चीफ सेलेक्टर होता है जो कि एक बिल्कुल अकेले अंदाज में आके वो सीरियसली इस भाई, पर इंजमाम लग जैसा चीफ सेलेक्टर हमने देखा है, मोहसिन खान जैसा चीफ सेलेक्टर देखा है, कादिर साहब जैसा चीफ सेलेक्टर देखा है, बेशक बेशक। मतलब इतने बड़े बड़े जय्यद। फिर वसीम, मोहम्मद वसीम का जो दौर था वो बड़ा अच्छा था। हाँ, वो उनको कहते भी थे कि हाँ, लैपटॉप कहीं कुछ भी कहीं काम तो था उसका। लेकिन असल मसला यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से जंग हसाई हुई है पूरे पाकिस्तान की इन चीफ सेलेक्टर कमेटी के हवाले से, ख़ासतौर पर अगर कोई एक चीफ सेलेक्टर होता तो ऑब्वियसली वो एक ही बंदा होता ना। अब यहाँ पे 4 बंदे बैठे हुए हैं तो आपस में जोक चल रहा है, एक तरह से मीडिया को मजाक बना लिया था। आप देखें कितना अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया, वो बच्चे थे, हो उनके बच्चों पे कोई ऐसी वो चीज़ ही नहीं थी। जबरदस्त आप उनके स्टाइल देखते हैं यार। ना, तो मकसद ये है कि हर टीम, हम हर मुल्क जो है ना अपनी टीम को अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट कर रहा है। तो आपकी जो है वो आपके सेलेक्टर इतने सीरियस नहीं है कि वो इस चीज़ को वो करें। लेकिन इसके अलावा आप ये देखें कि आयरलैंड जो अभी टीम गई है, सेलेक्टर्स भी साथ चले गए हैं। हाँ तो जी, मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा नहीं, है। दूसरे दूसरे पैराए में गए ना। यूसुफ साहब बैटिंग के लिए गए हैं, वहाब रियाज साहब मैनेजर बन के गए, असिस्टेंट मैनेजर। बताइए। तो तौसीफ साहब, सवाल वो दूसरा वाला सवाल तो मैं फिर कर तो लूँगा। मंसूर राना साहब किस खाते में गए? मंसूर राणा तो चले, बैटिंग का एक एक्सपर्ट है ना मंसूर राणा, तो चलो। उसकी तो एक्सपर्टीज़ है, उसको तो मैनेजर के तौर पे मुझे लगता है गलत बनाया जाता है। यानी अभी कि वो मैनेजर ही 25 रुकनी जो जाती था दस्ता, अब ये जा रहे हैं 35 रुकनी। तौसीफ साहब ये बताइएगा कि सिलेक्टर्स खुद भी जा रहे हैं टीम के साथ, यूसुफ साहब बैटिंग सिखाएंगे, वहाब रियाज साहब मैनेजर को असिस्ट करेंगे, मैनेजर मंसूर राणा साहब हैं ये, और जिस तरह से इन्होंने टीम अनाउंस की, अब गो के बात बहुत हो चुकी है, लेकिन इस पर बात तो होनी चाहिए ना, चीफ सेलेक्टर के ना होने की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक नई चीज पेश करने की कोशिश की गई है और जाहिर है इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहता अगर कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ है। एक नया तजर्बा है, यूँ कि हम काफ़ी
तजर्बे वैसे भी करते रहे हैं, तो एक नया तजर्बा है, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। होता वही है कि एक चीफ सिलेक्टर हो, 3 सिलेक्टर हो, ये हमेशा से चलता आ रहा है। चलिए, अगर कामयाबी इसमें भी मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। मगर जहाँ तक आपने जिस तरह की बात की कि थोड़ी से प्लेयर मेच्योर हैं, मगर बात करने में मेच्योरिटी मुझे नजर नहीं आई ऑनेस्टली। मतलब आई मीन कि आप मीडिया के सामने बैठे हुए हो, लेकिन बड़े संभल के, क्योंकि दुनिया में देखा जा रहा है, बड़ा संभल के आपको तो पहले से इसके लिए सब तैयारी होनी चाहिए। और ऐसे भी नहीं है कि एक आध टेस्ट मैच खेला हुआ तो कोई है नहीं जो घबरा जाए और मीडिया के सामने आके। तो मैं इसलिए कहता हूँ वो चीज थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ता है। देखिए, जब ये होती है, आती है मुसीबत, जब हारते हैं ना तब मुसीबत आती है, या फिर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। जब क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो वो जो कंसर्न आदमी होता है उसको जवाब देना चाहिए जैसे भी है। ये नहीं कि आगे माइक इधर कर दो उधर कर दो, ये चीज मैंने भी देख के मुझे हैरत हुई है। इसलिए कि सारे मिच्योर देखे ना, इतने बड़े बड़े, आप यूसुफ साहब जैसा प्लेयर देख लीजिए, रजाक देख लीजिए, सर असद शफीक तो बिल्कुल खामोश बैठे में, और फिर वहाब रियाज, तो वो ये जरा अच्छा इतना नहीं लगा मेरे ख्याल चेयरमैन साहब को। भाई इंडिया की आपने टीम अनाउंसमेंट देखी, अजीत अगारकर उनके चीफ सेलेक्टर, उनके साथ उनका प्लेयर बैठा हुआ है। अब बाबर आजम तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम से करवा दी, सेम सवाल बाबर आजम से भी हो गए। तो आप ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है मलबा शिफ्ट हो जाएगा। अगर कुछ आगे पीछे हुआ रिजल्ट तो सारा मलबा किसी और पर गिर जाएगा, यानी बाबर आजम। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टली सच पूछते हैं ना, तो जो भी इस वक्त वो चीजों से हट के क्या हो रहा था अब थोड़े अरसे पहले, या कप्तान भी चेंज हुआ, ये उस चीजों को हम अभी खत्म कर देते हैं। मैं तो वैसे भी जो पानी डालने वाली, ठंडा करने वाली बात करता हूँ हमेशा। मैं कभी भी, हमारी ये टीम है, और मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त टीम है इस वक्त जो है। इसके प्लेयर्स अगर उठा के देख लें, बट इसमें जो गेम का सिनेरियो है उसमें चेंजेस करने वाले इसमें नजर नहीं आ रहे। आई होप कि वहाब रियाज साहब जो है वो 60 टीम के गए, और मैं फेवर में हूँ। मैं सिर्फ अकेला आदमी ऐसा था कि मैं फेवर में था, इसलिए कि 11 की टीम वहां जो बनती है ना, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। 11 की टीम, हम भी जब थे तो 11 की टीम सही नहीं खिलाते थे। मैं तो खैर टेस्ट मैच की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी 11 की टीम को आपने दुनिया 5-5 फास्ट बॉल, 5-5 जो है वो बॉलर, 5 बॉलर जो है वो पक्के खिलाती है। हम ऑलराउंडर के चक्करों में, वजह ये भी हो सकती है, हो सकता है हम जो है हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी बैटिंग कुछ नहीं कर रही है, ऑलराउंडर को ज्यादा डालना, ये पहले से सिलसिला चल रहा है। बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि वहां जाके उसको देखें, और फिर जो ये बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आपको बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना ही करना है हर लिहाज से, किसी तरह भी। अगर 8, 9, 10 ओवर, 12 ओवर खेल गए ऊपर वाले, तो फिर आपकी चेंजेस आती है, चाहे इफ्तिखार आ जाए या जो भी बाकी हैं वो आ जाएं। तो ये देखने में नहीं आ रहा है एक्चुअल। चल ये तो हो जाए तो ये तो जब शुरू होंगे मैचेस उस वक्त देखेंगे। ये वहाब रियाज को तो ये कह रहे हैं ठीक गए हो, तो यूसुफ भी ठीक गए होंगे, फिर बाकी सब भी ठीक गए होंगे, सब ठीक ही और ये जो तौसीफ भाई ने इशारा दिया था मैं मलबा डाल दिया जाएगा। एज ए मैनेजर मैं भी जा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया। तो ये आप भी गए हैं, तो आज भी मतलब इस चीज़ को आप समअप करें ना। खान साहब देखें, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़े नाम इंजमाम साहब भी जा चुके हैं। मलबा डाल दिया जाएगा। ये जो बात देखें, कुर्बानी का बकरा तो एक ही बनता है, वो कप्तान बनता है। अब ये सारे लोग जो जा रहे हैं, एंड में वही होना है जो कप्तान ने किया सब कुछ। इल्ज़ाम तराशी तो कोई भी नहीं लेता ना अपने ऊपर, कि भाई जिम्मेदारी किसी को लेने की आदत नहीं है पाकिस्तान में। आप इल्ज़ाम देने के लिए खड़े हुए होते हैं, तो कुर्बानी का बकरा बनना ही बाबर आजम को है। हालांकि आप देख लीजिएगा जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, आप देख लें, आप पिछला वर्ल्ड कप देख लें, आप एशिया कप देख लें, उसमें तकरीबन 2-2.5 सालों से तो बाबर आजम स्कोर करता हुआ आ रहा है ना। आपके PSL में देख लें तो आप फिर भी इल्ज़ाम उसी पे डालते हैं कि भाई बाबर आजम ने किया, बाबर आजम ने किया। आपका एक ही स्टार है पूरी दुनिया में, एक ही स्टार बना हुआ है, उस पर भी जो है ना आप लोग इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अब आपने टीम बना के दी है, कहा है कि भाई सिलेक्शन जो है ना 11 रुकनी टीम तो कप्तान ने करनी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब टीम खेलेगी, अब आयरलैंड में तो आमिर नहीं होगा,
वीज़ा तो अभी तक उसका इशू चल रहा है, उसके तो मसला यहाँ पे अभी चल रहा है। लेकिन आपकी जो पूरी टीम है, आप समझते हैं कि इसमें जो खिलाड़ी खिलाएंगे आयरलैंड के खिलाफ तो चलो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन आपके इंग्लैंड में तो मसाइल पैदा होंगे ना, क्योंकि वहाँ की विकेट्स और वहाँ की कंडीशन के लिहाज से तो आपको तो वही टीम खिलानी पड़ेगी जो फास्ट बॉलर में ज़्यादा इंप्रेसिव साबित होते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप होगा अमेरिका में, वहाँ की विकेटें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उससे पहले ये आयरलैंड इंग्लैंड का दौरा कितना कारगर होगा? क्योंकि बाकी टीम, बांग्लादेश की टीम है जिस तरह से वो डेलिस में खेलेगी, अपने इब्तदाई वो गई है, डेलिस चली जाएगी पहले, और बाकी टीम्स तो वहीं तैयारी करने का सोच रही हैं। ये इंग्लैंड जाना, आयरलैंड जाना, ये तो खिलाड़ियों के एतमाद को मुझे लगता है ठेस पहुँचाएगा। हम तो पहले से शेड्यूल ही ये बना हुआ था, अब ये आप कहें ये तो शेड्यूल बना हुआ होता है उस हिसाब से। और रहा सवाल के प्रिपरेशन यहाँ ये 5 मैचों में आप अगर कोई बैटिंग ऑर्डर अगर चेंज कर सकते थे ना, तो यहाँ पर आप चेंज करके देख सकते थे। और ऑनेस्टली आप कुछ करके ना देखें, बल्कि जो आपके मेरा ख्याल है 5-7 मैच जो बाकी रह गए, वो उसमें आप प्रॉपर एक टीम खिलाएं जो कि वहां खेलने वाली है। बिल्कुल ठीक है कि वहां ये आयरलैंड में भी जाएंगे तो हमें पेसर्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी सीमिंग होगी या जो कुछ भी होगा, बैटिंग भी होती है, तो आप अपनी तैयारी अब चांस मत लें किसी पे कि हम कोई नहीं, अव्वल तो लिया ही नहीं ना चांस, बाकी तो यहीं सब बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं लिया। वो ये काफी टाइम से हो रहा है ये क्या, क्योंकि देखें अभी जाफर भाई ने कहा ना कि सारा मलबा उस पर डालना था। देखिए ठीक है, अगर जब खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर टीम बहुत ही खराब खेलती है ना, तो जाएंगे सारे, एक नहीं बचेगा फिर। ये तो आप पक्की जाएंगे तो सारे, हम देखते हुए आ रहे हैं। ये सिलेक्शन कमेटी जाएगी या बाबर आजम चला जाएगा? नहीं, प्लेयर नहीं जाएगा, प्लेयर नहीं जा सकता, इसलिए कि आपके पास क्वांटिटी है ही नहीं, क्वांटिटी नहीं है आपके पास। क्वांटिटी होती तो आज ये मुसीबत आपके पास नहीं आती। 3 बेंच में कम से कम एक बाबर जैसा बाहर बैठा हुआ होता, अगर चेक किया होता तो सबको फिक्रें होती ना। यार फिक्र नहीं है ना, घूम घाम के फिर वही सब आ जाते हैं। और हमने देखा है कि जब कहा गया हमने कि भाई ये टीमें हल्की हैं, इनके खिलाफ चांस ले लें किसी पे, नहीं लेता कोई। चलिए ठीक है तौसीफ भाई, बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आके थोड़ा सा इस सिलसिले को फैलाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा प्लेयर मौजू है ओपनिंग, या पूरी एक 11 बनाने की कोशिश करूँगा तौसीफ अहमद साहब और जाफ़र हुसैन साहब की मदद से। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, जो फोर्सी कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में कैसा करेगी पाकिस्तान की टीम, आयरलैंड इंग्लैंड में कैसा करेगी। तो एक मसला है 11 बनाने का। तौसीफ भाई ने भी इशारा किया कि 11 बनाना मुश्किल होगा। तौसीफ भाई 11 तो आपसे मैं बनवाता हूँ अभी कि इस अवेलेबल रिसोर्सेज से आप क्या 11 बनाएंगे, लेकिन प्लेयर्स लाइक अब्दुल्ला शफीक, प्लेयर्स लाइक आप ये देख लें जो ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, उस क्या नाम है उसका, फ़हीम अशरफ है, और दूसरा आमिर यामीन है, उसके अलावा और भी हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, और दूसरा ये कि अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर किधर है जिसको बाबर आजम 2 कहा जाता था। देखिए ये तो हमारे हमेशा से होता है कि हम जो है एक सीरीज पे हम बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं और 2 सीरीज के बाद उसको गायब कर देते हैं। तो ये होता है हारने के बाद, जब हार होता है ना तो फिर उसके बाद प्लेयरों को शफल करना ही पड़ता है। अब दूसरी टीमों को उठा के देखें, ठीक है लोग चेंज करते हैं, मगर जो सिचुएशन है जहां हम टूर कर रहे हैं उस पे हम तो बेंच पे हमारे पे है ही कोई नहीं। अब जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, यस वो जरूर थे, मगर अब वही वाली बात कि किस जगह पे वो ओपन खेलते हैं, तो ओपन खेलना फिर ओपन पे तो आपके पास मौजूद है। अगर आप सिचुएशन और इस फॉर्मेट के उससे देखें तो साइम अयूब भी ओपन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको भी ख्याल होना चाहिए, थोड़ा इतना खुला चांस मिल रहा है। इट्स ए गुड प्लेयर और इसी टाइप का प्लेयर हमें 20 के नहीं चाहिए, बट अपनी छोटी सी कमजोरियों को जो है एक आध मैच में रन करके और फिर उसके बाद आपको कोई टीम आपके जो वर्कआउट कर लेती है आपके पास और आपको उसी जगहों पे आउट करती है। प्लेयर इसी तरह का हमें चाहिए। उस्मान भी इज ए गुड प्लेयर, बट ये ऊपर खेलने वाला है, नीचे खेलने वाला नहीं है। नीचे आपके मिलते नहीं ना, ओवर कहाँ मिलते हैं आसिफ भाई, आपके ओवर मिलते हैं 6-7, फिर आपके ऑलराउंडर, फिर आप इफ्तिखार को भी उठा के जो है वो नीचे से नीचे करते चले जा रहे हैं, वही एक लंबे छक्के मारने वाला है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह। आप अगर चेक कर सकते थे तो इनको
ऊपर खैर साइम को तो ऊपर उन्होंने चांस दिया, बट बाकी जो थे वो नीचे चले गए। मतलब मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम तो है। क्या जाफर हुसैन से पूछ लेता हूँ, ओपनिंग आपको कौन लग रहा है? रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी दोबारा वापस आ जाएगी? फिर लाइनअप क्या बनेगी टॉप अगर 6 बैट्समैन आप बनाएं? देखिए खान साहब, अगर बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी दोबारा आ जाती तो फिर हम यानी कि पीछे चले गए, दोबारा 2 साल ट्राई तो पीछे किया चले ना, गए। इस सीरीज में ट्राई तो किया था ना साइम। देखें साइम को, देखें उसको प्रॉपर, देखें कॉन्फिडेंस भी तो देने की ज़रूरत होती है ना। अब T20 का अगर प्योर बैट्समैन या हर शॉट्स हैं उस साइम के पास, आप देखें कोई से भी शॉट्स निकाल के देखते हैं जो T20 और T10 में खेले जाते हैं, हर तरह का परफेक्ट बैट्समैन है साइम अयूब। अगर आप उसको चांस नहीं देते, उसको खिलाएंगे, फिर आगे मिडल ऑर्डर की तरफ अगर खिलाना चाहेंगे या वन डाउन पे खिलाना चाहेंगे तो फिर उसके उस तरह के शॉट्स तो नहीं लगेंगे ना, क्योंकि वो तो अगर या तो वो ओपन करेगा या टीम से बाहर होगा। एग्जैक्टली यही बात है ना। जो फखर भी है, उस्मान भी है। यही बात है कि आपने उसको खिलाना ही खिलाना है अगर ओपनर के तौर पे, फिर वही बात है, आपकी लाइन वहीं पे है। लेकिन आपके पास जो बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सिर्फ साहब प्योर बैट्समैन नहीं है मिडिल ऑर्डर में। इफ्तिखार भी अब वो चीज़ नहीं है कि हम हर मैच पे उस पर तवक्को रखें कि भाई उसने जितवाना है, उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलनी है। एक इनिंग्स खेलता है, उसके बाद 2 इनिंग्स में फिर फेल हो जाता है, तो आपके पास रह जाता है आगा सलमान जो प्योर बैट्समैन है। तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई वो अगर चल गया तो ठीक है, वो जो है ना बाजी को लेके आगे चल सकता है। बाबर आजम के बाद अगर प्योर बैट्समैन है तो वो आपके पास आगा सलमान ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा सारे रेलू कट्टा हैं। आप ऑब्वियसली तो ज़्यादा हो गया। देखने होते हैं ना जो बैट्समैन बॉलर वो सारे यही खेल रहे होते हैं, और क्या खेल रहे होते हैं, इधर की बॉल उधर खेलने की कोशिश करें तो उसी पे आउट हो जाते हैं। या तो अपने शॉट्स को परफेक्ट बनाइए, या तो फिर आप इधर से उठा के उधर बॉल मारने की कोशिश ना कीजिए ना, फिर यही इसीलिए रेलू कट्टा कहा जाता है। तौसीफ भाई, अब इंग्लैंड और आयरलैंड की कंडीशन अगर देखें तो वो सीमिंग कंडीशन वहाँ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर जो है वो आगा सलमान हैं, शादाब खान हैं, मतलब ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं, और वहाँ की पिचेस मुझे लगता है कि सीमिंग होंगी। देखिए ये टूर तो आप समझ लें कि बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस वाला टूर है इस पे, और अच्छा, इजी तो हम नहीं ले सकते इसको खैर, लेकिन फिर भी आपके जो देखिए ऑलराउंडर कभी भी हमारे 2 छक्के मार देता है वो ऑलराउंडर हो जाता है जी, उसने मार दिया हो ये ऑलराउंडर हो गया। ऑलराउंडर ऐसे नहीं होते, ऑलराउंडर रजाक जैसे होते हैं और कई प्लेयर हमारे नीचे। ये इस फॉर्मेट में आपको बहुत कुछ नहीं है, आपके ऊपर से अगर लड़के क्लैप्स हो गए आप तो फिर आपके लिए नीचे जाना जरा वो हो जाता है, वरना आपके जो ऊपर के प्लेयर हैं वही 3 प्लेयर जो ऊपर के हैं वही आपके कोई 12-13 ओवर खेल के ये लोग आ जाते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, आप 11 अगर बनाएं, आपकी 11 पहले मैच के लिए क्या होगी? 11 या 8-10 लड़के जो टॉप के होंगे वो कौन होंगे? देखिए अब एक उस्मान को आप लोग भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन जब उसको अगर साथ रखते हैं तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली उसको राजी उन्होंने कर लिया यहाँ के लिए कि जी वो जरा डिबेट हो जाएगी उसमें। हालांकि जिन लोगों ने भी किया, आई थिंक वो मेरे नज़दीक कंट्री खेलना बहुत अच्छी बात है और बड़ी ऑनर की बात है, बट मैं अगर होता तो मैं कभी मशवरा नहीं देता उसको कि आप जहाँ से आप खेल रहे हैं, उस्मान खान की बात कर रहा हूँ, आप खेलते हैं वहाँ से, ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मैं तो कहता हूँ, बट आपका नंबर जो है ना वो ऐसी जगह पे है, या तो आप 2 छक्के 3 छक्के मार के जो है आप जितवा सकते हैं, लेकिन आपका नंबर थोड़ा सा और ऊपर हो रहा है। बल्कि अभी तो शादाब ने क्लेम किया है कि जी मेरा 140 का जो है स्ट्राइक रेट है, सबसे ज्यादा है, तो वो भी चाह रहे हैं कि 3 से 4 नंबर पे आ जाएं। वो दायरा ओवर खेलते हैं तो जल्दी बैटिंग के दौर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी यही वाला दिया था कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, तो वो इसको बताना चाह रहे थे कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, आपको पता ही है कि ऊपर से। तो 11 में देखिए मैं बनाऊंगा तो साइम अयूब को अब बाबर के साथ रखूंगा लाजिम, उसके बाद आप चले आते हैं, आप रिजवान को ले आते हैं, और उसके बाद आपकी बैटिंग ऑर्डर जो है वो अब ये देखना है कि आया इनमें से जो है मोइन साहब के साहबजादे हैं वो अगर आते हैं बीच में। आजम खान की बात कर रहे हैं, अभी तक मोइन खान के साहबजादे हैं वो, अभी तक मोइन खान के साहबजादे हैं, आजम खान का अपना नाम नहीं बना अभी, इसका मतलब नहीं वो देखें उसने यहाँ कुछ नहीं किया, बट इंटरनेशनल लेवल पे उसने काफी अच्छा मोइन खान साहब के साहबजादे आजम खान इस फिटनेस के ऊपर
आप एज अ सिलेक्टर आप लेते आजम खान को? देखिए ये फिटनेस का क्राइटेरिया, आप अब एक वेस्ट इंडीज का मैं नाम बोल रहा हूँ, राकिम का, राकिम उसका नाम है, राकिम। सर वो तो हाँ। सेकंड स्लिप और फर्स्ट स्लिप वही कवर कर जी, जी, लेता है पूरी, मतलब ये पोजीशन होती है ना उसकी। तो देखें अगर आप ग्राउंड में फिट हैं, देखें वो कीपिंग ही करेंगे, ग्राउंड में वो नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि उनको फील्डिंग में अब भेजेंगे तो मैं तो समझता हूँ ज्यादती करेंगे। वो कीपिंग ही करेंगे तो ठीक रहेगा, ग्राउंड में उनको नहीं। तो मुश्किलात तो होती हैं, बट आई थिंक उसने जितनी इनिंगें खेली हैं ना, जहां भी खेली हैं, उसने जो है रन्स करके दिए हैं। अब ये फिटनेस का क्राइटेरिया तो एक के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। और आप जो चलें तौसीफ भाई, आपसे तफसील से एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके यहीं से तफसील से गुफ्तगू का सिलसिला आपसे ही जोड़ूंगा मैं। तो तौसीफ भाई की इस बात बड़ी अहम है, इससे मैंने कहा ब्रेक लेना तो यहीं पहले ब्रेक ले लूँ, उसके बाद तौसीफ साहब की बात गौर से सुनूंगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे टीम की सिलेक्शन के हवाले से, खैर वो मौजू कहीं और चला जाता। आज़म खान की सिलेक्शन के हवाले से मैंने पूछा था, वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज़म का जो टैलेंट है उसके हिसाब से ही डिज़र्व अ कट इन द पाकिस्तान 11। जो भी बनाता है, जिस तरह की उसकी एबिलिटी है, हिटिंग एबिलिटी है, उस जैसा पाकिस्तान में शायद ही कोई दूसरा प्लेयर हो। तौसीफ साहब, एक सवाल जो आपसे मैं करना चाह रहा था, जो मैंने शुरू में आपको इशारा भी दिया था, अगर आप सिलेक्टर होते तो आप आमिर, इमाद वसीम, उस्मान का तो आपने क्लियर कर दिया। आमिर, इमाद वसीम रिटायरमेंट लेने के बावजूद टीम का हिस्सा हैं आप, तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन क्या होता है इस पर? देखिए ये चला जाता है क्रिकेट बोर्ड के उसमें। और अगर मैं पीछे देखूं तो आप इवेंट उठा के देख लें, जो क्रूशल इवेंट 2-3 हुए हैं, उसमें आपकी बॉलिंग को भी बहुत मार पड़ी है, स्पिन और फास्ट बॉलिंग दोनों को बहुत मार पड़ी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये इनको वापस लाना पड़ा। अब आप मेरी अगर बात कर रहे हैं तो उसमें 4 सिलेक्टर, एक चीफ सिलेक्टर होता है, 3 और होते हैं। अगर मैं अगर ना करता तो और बाकी जगहों से आ जाती तो डेफिनेटली उसको लेना ही पड़ता जिन लोगों को अपनी जगह। बट हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही थी और जिसकी वजह से उनको लेके आया गया है। अब आई होप, क्योंकि रमीज राजा साहब का एक मौकफ है ना, रमीज राजा साहब ने भी हाल ही में भी कहा, उन्होंने कहा आमिर के लिए उन्होंने कहा बिग नो। वो आपको केस उसका पता है? अब मुझे जो लगता है, मुझे ये डिसीजन पीसीबी के और मतलब बोर्ड के हैं डिसीजन, लेकिन सारी दुनिया में जो कुछ हो चुका है ना। लेकिन एक बात पे मैं बड़ा जोर देता हूँ, मैंने 5 चेयरमैनों के उसमें मैंने काम किया है जी। एक चीज पे मैं जोड़ता हूँ कि प्लेयरों पे आप ना जाएं, क्योंकि हमारी टीम अगर ये लड़का ये कहने लगे मैं तो यही फॉर्मेट खेलूंगा, दूसरा नहीं खेलूंगा, मैं ये चीज मैं कह चुका हूँ कहता, तो ये लड़के के उस पर हम नहीं करेंगे, प्लेयर के उस पर नहीं जाएंगे। हमको चाहिए कि हमें लीड, जो भाई टेस्ट क्रिकेट भी है ना, वनडे क्रिकेट भी है ना, ये तो एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ कि 4 ओवर की क्रिकेट बस खेलनी है दुनिया में हो रही है, अपनी जगह है, बट बाकी कौन खेलेगा? हमारे पास तो इसके भी प्लेयर कम पड़ने लगे हैं। तो टेस्ट मैच आ जाएं और वनडे क्रिकेट आ जाए तो फिर क्या होगा? 4 ओवर के बाद आप जो है 10 ओवर कराना आपको मुश्किल हो जाते हैं 10 ओवर की क्रिकेट में। तो ये इसको तो फिर वही बात आन के खत्म होती है कि बैकअप में जब आपके पास नहीं है कोई, तो लड़का तो कहेगा कि मुझे यही खेलूंगा बस में। सही बात है। चलें, लड़के पे छोड़ दिया। अब थोड़ा सा मैं मौजू शिफ्ट कर रहा हूँ। अमेरिका में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, पहली दफ़ा हो रहा है अमेरिका में, डैलस में मैच होगा, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान खेलेगा, फ्लोरिडा में खेलेगा। जाफर हुसैन साहब को तीनों जगह जाने का एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के चक्कर ये लगा चुके हैं। वहाँ की पिचेस, एक तो ड्रॉप एंड पिचेस न्यूयॉर्क में लगी हैं, डैलस के का स्टेडियम आपने देखा है, फ्लोरिडा का आपने देखा है, किस तरह की पिचेस हैं वहाँ पर? आसिफ साहब, वहाँ पे ज़्यादातर जो हमने देखे मैचेस भी अक्सर होते हुए देखें, तो उसमें यह है कि स्पिनर्स को बड़ी सपोर्ट करती है और विकेटें भी उसी तरीके से मूव कर रही होती हैं, बॉल भी उसी तरीके से जो है ना वो टर्न हो रही होती है। तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स और बैट्समैन का जो है ना उसमें ज़्यादा रोल है, स्कोर भी बन रहे होते हैं। अभी आपने सेकंड लार्जेस्ट लीग आपने देखी होगी, मेजर लीग जो खेली गई वहाँ पे डैलस में, उस पर स्कोर्स ही बने हैं, तकरीबन 200 तक स्कोर बना है और स्पिनर्स ने ही विकेट लिए हैं। वहाँ पे फास्ट बॉलर की बड़ी पिटाई हुई है। तो आप इसी हिसाब से जाना पड़ेगा। अब ड्रॉप एंड पिच जहाँ पे आपका पाकिस्तान और इंडिया का जो ख़ास मैच होना है, एक तो कंडीशन ऐसी होगी
वहाँ पे वो पिच के अलावा पूरा स्टेडियम ही नया बना है और वहाँ पे आपके उसका अंदाज़ा लगाए कि जिस तरीके से कंडीशन पहले से अपनानी चाहिए। ड्रॉप इन पिच पे पाकिस्तान कितनी दफ़ा खेल चुका है, ऑस्ट्रेलिया में ही खेला है, इसके अलावा कोई मैच ही नहीं खेला है। तो आपको जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा ये पिच है किस टाइप की, आया फास्ट विकेट है, स्लो विकेट है, तो सारी चीज़ें देख कर ही वहाँ पर कंडीशन से हम आहंग होंगे, उसके बाद ही कोई मौसम थोड़ा सा सर्द होगा तो ऐसा अच्छा मौसम होगा, अच्छा होगा। मतलब जिस तरह आयरलैंड और इंग्लैंड का मौसम होगा उसी तरीके से होगा, कोई इतना मुख्तलिफ नहीं होगा, ख़ास तौर पे यहाँ पे न्यूयॉर्क ये अच्छी बात है। तो आसिफ भाई ये बताइए ड्रॉप एंड पिच पे क्या कोई ख़ास किस्म का बिहेवियर होता है? क्यों न्यूयॉर्क में जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा वो ड्रॉप एंड पिच पे होगा? जी हाँ बिल्कुल। और ड्रॉप इन पिच कोई मैं नहीं समझता कि बहुत, देखिए जो जानदार बॉलर है ना तो किसी जगह पे भी वो तेज बॉलिंग करेगा। आप ऑस्ट्रेलियन ले लीजिए, दूसरे कंट्री के जो तेज बॉलर हैं वो तो उस पर भी आपको पता है। बट आई थिंक एक ये पिच ऐसी नहीं है कि जो आप उस पर नहीं, बैट्समैन भी कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग जरा सी उठती भी गेंद को नहीं खेल पाते हैं उनके लिए मुश्किल होती है। बट आई डोंट थिंक, तो देखिए वहाँ की मिट्टी तो है नहीं ना अमेरिका की, वो ऑस्ट्रेलिया से लाके लगाई जा रही है, तो जाहिर है कि वो एक डिफरेंट ही वो होगी। लेकिन सब खेल चुके हैं उस पर, मुझे कोई सच नहीं लगता कि बहुत कुछ होगा। स्पिनर जरूर मेरे हिसाब से कामयाब हो सकते हैं इसमें, जाहिर है जानदार पेसर है तो वो जरूर करेगा आउट। लेकिन आइडियल होगा ये टीमों के लिए, आइडियल होगा। मतलब इंडिया पाकिस्तान की बात अगर करें तो इंडिया की टीम में विराट कोहली हैं, उसके अलावा रोहित शर्मा हैं, उसके अलावा बुमराह हैं, उनके बॉलर, उनकी टीम मुझे काफ़ी मजबूत नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम का अगर मुआवजा करें, इंडिया के तजियाकार को मैं सुन रहा था विक्रांत गुप्ता को, उसने कहा पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते। पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चबवा दिए थे। तो आपको क्या लगता है दोनों टीमों का मुआवजा अगर करें तो? देखिए फॉर्मेट जो है ना, वो फॉर्मेट में किसी को भी आप कुछ कह सकते हैं। अभी तक हम कह रहे थे कि सी टीम आई है या डी टीम आई है, आपने खुद देख लिया क्या हुआ। तो मतलब ये कि इस फॉर्मेट में आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। इंडिया खौफजदा होगा हमसे भी, और डेफिनेटली हम खौफजदा इसलिए नहीं कि वो सब समझ रहे हैं कि अब जो है इंडिया जो है हमें हरा देगा, बट आई डोंट थिंक सो। ये बहुत क्रूशल होगा, इसीलिए हर दफा देखो तो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं हम, चाहे ये क्या इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है, मुझे ये समझाएं आप। इसकी वही वजह है जो आप समझ रहे हैं, वही वजह है। तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोग, 1 अरब से कहीं ज़्यादा लोग टीवी स्क्रीन के सामने देखते हैं। फिर स्पॉन्सरशिप का मसला है, तो इसमें आईसीसी का किरदार है ना कुछ तो, मतलब पैसे कमाती है आईसीसी, क्यों नहीं कमाए? आईसीसी का ही किरदार है और है किसका किरदार, बात ये है। और जो करते धरते हैं वो करते हैं, इसलिए कि आपको मौका ये मिलता है कि इस ग्रुप में भी अगर आप खेलेंगे ना तो 2 मैच मिल जाएंगे, आपको मिलना ही मिलना है। तो पूरा टूर्नामेंट उठा के देख लें, गेट मनी इसी की आएगी। देखिए ये एशेज सीरीज से भी बड़ी बहुत बड़ी ये मैचेस होते हैं। और ये तो अजीब, मुझे तो हैरत होती है यहाँ पे कि भाई तुम हमसे मैच खेलो, खूब खेलो और पैसा बनाई जाओ अपने हिसाब से, जो भी करते हो। तो जाफर हुसैन साहब, इंडिया की टीम की बात हो ही रही है, तो विराट कोहली इंडिया की T20 टीम में बड़े अरसे के बाद वापस आए। तो विराट कोहली का आना, एक तो उनकी फॉर्म, प्लेयर का नाम ही बड़ा है, हालांकि ऐसी फॉर्म इतनी खास वो IPL भी उनकी नहीं गई, लेकिन उनका आना क्राउड पुलर है, सब कुछ है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। विराट कोहली ने जिस तरीके से कमबैक किया, अपने स्ट्राइक रेट पे बेहतरी की है, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में इस IPL में वो जब उन्होंने स्टार्ट किया था IPL तो उस टाइम उनकी स्ट्राइक रेट था मेरे ख्याल में 135, और अब जब इन्होंने एंड किया तो 148 पे जा रहा था। इसी तरह बाबर आजम ने भी अपने स्ट्राइक रेट पे काम किया, वो भी 135-125 पे खेल रहा था, उनका भी 142 पे इख्तिताम हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये बड़े बैट्समैन जो हैं अपने आप को कैसे रोटेट करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए भी एक, तमाम क्रिकेटर्स के लिए एक मिसाली किरदार होते हैं। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली का वर्ल्ड कप में होना भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट पाकिस्तान के खिलाफ जब इन्होंने खेला था तो आपको याद होगा हारिस रऊफ आज तक नहीं भूले, है ना, और भूल भी नहीं सकता। क्रिकेट का कोई भी शायक जो है, तौसीफ भाई, वो जो छक्का हारिस रऊफ को विराट कोहली ने मारा था, आप डिफाइन करें, क्योंकि आप उस छक्के में भी सामने खड़े थे जो जावेद मेहदाद ने 18 अप्रैल 1986 को मारा था।
आप दूसरे एंड पे खड़े थे। वो खैर वो तो मिड विकेट में मारा था, लेकिन वो जो विराट कोहली ने छक्का मारा है, ऐसा छक्का लग सकता है? कोई साइंसी वजह है उसकी? क्या कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ? क्यों नहीं लग सकता? मुझे हमारा टीम मोड वो ऑस्ट्रेलियन था जो आजकल कोचिंग भी कर रहा है, उसने हमें बहुत लंबे लंबे ऑस्ट्रेलिया में छक्के मारे थे। हम तो खाए हुए हैं बहुत छक्के। लेकिन मैं ये बताऊं, रिकी पॉन्टिंग तो खैर आपके टाइम में नहीं था, टीम में नहीं, रिकी पॉन्टिंग नहीं, वो कमेंट्री में भी आ गए थे ओपनर। डीन जोन्स की बात कर रहे हैं? नहीं, और ऑस्ट्रेलिया क्या ऑस्ट्रेलिया, चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखें, किसी को किसी का मुआवजा नहीं करें। ग्रेट कोहली ग्रेट है, और जिस छक्के की आप देखिए, यही तो एक ग्रेटनेस है ना, कि भाई अब जो है प्लेयर से खौफजदा जब बॉलर होगा तो फिर तो वो यही उसकी कामयाबी है ना। तो कोहली का तो एक क्लास बिल्कुल अलग है। बाबर की अब आपके यहाँ से एक बड़े टेस्ट प्लेयर और ज्यादा चालाकियां भी ज्यादा दिखाते थे वो, कि भाई बाबर सामने 3 छक्के मार दे फला बॉलर को। क्या अच्छा, नहीं, ये सवाल ना मैं करने वाला था आपसे। बासित अली नाम है उनका, पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर हैं, और क्या इनिंग उन्होंने भी खेली थी 127 रन की 1987 में, 1997 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो भाई बाबर सामने छक्के मार दे या 2 या 3, तो वो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे बासित अली साहब। आप बताइए किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, बाबर आजम को उन्होंने मैसेज दिया। नहीं, उनको तो दिया है, और भी तो किसी को दे सकते हैं कि सामने 3 छक्के खा जा। ये भी तो हो सकता है। देखिए, ये बात बड़ी अजीब सी है और अजीब बात है। नहीं, मतलब ये इस तरह से प्लेयर के ऊपर दबाव आएगा, बाबर आजम के पे दबाव आएगा, क्या होगा? बाबर की जगह कौन लेगा? और दबाव किस चीज का है? तो बासित अली साहब ने कहा है। बासित अली साहब के दबाव आने लगा तो बस ठीक है, किसी और उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन ये बात ही जो है, ये अजीब सी बात है कि मैं मान जाऊं उनको वो यार, वो पाकिस्तान का ग्रेट बैट्समैन है, ठीक है। इस वक्त जो भी हो रहा है, हम उसकी चीजों को जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि जी उसका जो स्ट्राइक रेट कम है, मगर प्लेयर तो है ना वो। अब इन चीजों में ला के हमारे कुछ जो प्लेयर हैं, एक्स प्लेयरों ने भी बेड़ा गर्क करके। जैसे बाबर आजम एज कैप्टन, आपको कैसा लगता है? प्रोग्राम खत्म हो रहा है, बस एज कैप्टन बाबर आजम में कुछ कमी आपको नजर आती है? कुछ उसको बेहतर करना चाहिए? देखिए, कप्तानी आपको खुद पता है कि हमारे पास इस वक्त तो लॉट पूरी पड़ी है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मशवरे पे भी जाए। एक रिजवान है डेफिनेटली, और मैं समझता था कि शायद रिजवान को ही ये बना देंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी थी। लेकिन देखिए, हैं एक ही उसके हैं 7, अब तो सिलेक्टर भी वो आ गए हैं जो 7 खेले में। लेकिन वैसे आप देखें तो ये एक ही तरह के सब एक साथ खेले हुए लड़के हैं, कोई फर्क, बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। और फर्क से बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए कि अगर जावेद मियांदाद थे ना, तो उनके साथ भी वो प्लेयर थे जो टॉप लेवल के थे, तो मशवरा दे, या खान साहब थे, उनको मशवरा देने वाले लोग थे, मुदस्सिर नजर थे, मोहसिन खान थे, बड़े लोग थे। तो यहाँ ये चीज जो है थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कर रही है। भाई जो सीनियर थोड़ा सा है भी, तो मशवरे दे, बात तो करे, बात भी इतनी नहीं कर पाता है ना कोई। मुश्किल तो ये है, तो ये बड़ा फर्क इस वजह से ज्यादा, इस वजह से फर्क आ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तौसीफ भाई ने जिस तरह 2017 में टीम सेलेक्ट की थी, और उसके कप्तान सरफराज अहमद ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए थे, तो उनका बड़ा रोल था। कप्तानी जिसकी बात कर रहे हैं, लेकर आए थे कराची, आप उस वक्त भी थे? जी एग्जैक्टली, मैं था। सारी रात आपने उनके घर के बाहर गया। उस दिन का कोई वाकया सुना दो यार, वो क्या मजमा लगा था सरफराज के घर के बाहर। वो बहुत ऐसा मौका मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ। हालांकि 92 वर्ल्ड कप भी जीत कर आए थे, लेकिन इस तरीके से मेरे ख्याल में नहीं हुआ। लेकिन ये जो हमारी नई जनरेशन के सामने जो ये सेलिब्रेशन हुई थी, ये आउट क्लास थी। कप्तानी की आप बात करें तो मैं थोड़ा सा एक इंक्लूड करना चाहूँगा। तो कप्तानी बाय बर्थ जिसको कहा जाता है कि सरफराज में जो है ना बाय बर्थ मौजूद हैं, तो सरफराज ने तकरीबन जो है ना वो बाबर आजम को भी काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की है। आपने कहा बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, तो बाबर आजम का ये स्टेटमेंट है, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पिछला वर्ल्ड कप जो हुआ था सरफराज को उन्होंने साथ रखा था, तो उसका रीज़न ही यही था कि वो कप्तानी में उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो अब कौन हेल्प करेगा, ये एक सवालिया निशान है। तो हेल्प करने, आपके ख्याल में शाहीन अफरीदी को हटाया जिस तरह से, वो सही फैसला था?
मतलब ये कोई तरीका होता है, इतना बड़ा प्लेयर है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं ना, किसको लाना है, किसको हटाना है, किसको बिठाना है, किस तरह कमेटी बना के उनको राइज करना है। इससे पहले आपको सेलेक्टर्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे तौसीफ अहमद की सूरत में, या अब ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में होती रहती है ना। इससे तो हम आशना है कि भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो आप इस चीज़ को हटा दें कि भाई किस तरीके से बाबर आजम को लाए, किस तरीके से हटाया गया। देखिए बाबर आजम को हटाया क्यों था पहले, फिर उसके बाद लेकर भी आए, तो ये तो गलतियों पे गलतियां हुई हैं ना फिर, तो ये तो चलता गलतियों पे गलतियां हुई हैं। तौसीफ अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ थे। आपसे गाहे गाहे फिर बात होती रहेगी, और जब भी आप मिलते हैं बड़ी शफ़क़त से मिलते हैं। आपकी तबीयत के लिए दुआ गो हूँ मैं, आपकी तबीयत ठीक रहे और आप सेहतमंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। और जाफ़र हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस से, मैंने आपसे कहा था और आप आ गए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। आप, मैंने फिर कहूँगा कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में तक आपने क्रिकेट की कवरेज की है, और बहुत अच्छा आज के प्रोग्राम में भी आपका जो सूरत हाल का अहाता आपने किया वो बहुत अच्छा था, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। मतलब एक दिन एक प्लेयर अच्छा है, दूसरे दिन वही प्लेयर बुरा हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चेंज हो जाता है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इतने चेंज हुए हैं गुज़िश्ता अरसे में, अगर देखें तो रमीज़ राजा को जब हटाया था 2022 की ये बात है, 2022 के बाद ज़का अशरफ, नजम सेठी, उसके बाद अब मोहसिन नकवी साहब, और उससे पहले भी एक इंटरम सूरत हाल में भी शाह खबर साहब भी रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, हर किसी को अपने डोमेन में काम करने का मौका मिलना चाहिए। यही क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से भी लागू होती है बात, यही प्लेयर से भी लागू होती है बात, यही प्लेयर की अगर और आप जो है खोल लें कि ऑलराउंडर है या विकेट कीपर है, सबको अपने अपने डोमेन में रहना चाहिए। बहरहाल आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे आने वाला वक्त कैसा होगा, हम आपको बताते रहेंगे। जो भी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर या दीगर खेलों के खिलाड़ियों और टीम्स पर आता रहेगा। आज का प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।